हमारे YouTube चैनल एम्बिशन विद बीएन सर में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। नदियों के क्रम में आज हम लोग अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियां, जैसा कि इधर जानते हैं ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की कौन कौन सी नदी है, इसको हम लोग देखेंगे। तो एक क्रम जैसे हम लोग जान लेते हैं, जैसे उत्तर से दक्षिण क्रम अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि ये लूनी नदी, उत्तर से दक्षिण क्रम अगर हम लोग देखें तो ये लूनी नदी, उसके बाद ये जो है आपकी साबरमती नदी, उसके बाद देखा जाए तो ये माही नदी, उसके बाद ये आपकी नर्मदा नदी, उसके बाद ये है आपकी ताप्ती नदी। उसके बाद फिर हम लोग गोवा में देखते हैं। गोवा में जो है मांडवी और जुआरी। उसके बाद कर्नाटक में शरावती और गंगावेली। उसके बाद केरल में जो है भरतपुजा, पेरियार और पंबा। मतलब ये लूनी, फिर ये साबरमती, माही, नर्मदा, ये ताप्ती, उसके बाद गोवा में मांडवी, उसके बाद ये जुआरी, फिर जो है कर्नाटका में शरावती, गंगावेली, केरल में भरतपुजा, पेरियार और पंबा। ये उत्तर से दक्षिण ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो इन नदियों को हमको चर्चा करना है, लेकिन इसके कुछ जो है कुछ बेस को हमको समझना जरूरी है। जैसे यहां देखिए खंभात की खाड़ी, ये क्या है? ये खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी कहते हैं इसको, और ये कच्छ का रण इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कच्छ का रण, गुजरात में है, ठीक, जो दलदली इलाका है भारत का, कच्छ का रण। और ये है आपका खंभात की खाड़ी। अब देखेंगे खंभात की खाड़ी में 4 नदियां गिरती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। कभी पूछे आपसे खंभात की खाड़ी में कौन कौन नदियां गिरती है, तो 4 नदियां गिरती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये याद रखना आपको जरूरी है, लिखना चाहें तो आप इसको लिख लीजिए कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। उसके बाद ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसको हम लोग जो है पश्चिमी घाट पर्वत है, और इससे छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, जिसमें बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हमको जो परीक्षा के लिहाज से पढ़ना है उसमें मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, भरतपुजा, पेरियार और पंबा, इन नदियों को हम लोगों को देखना है। इस पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। एक चीज और यहां ध्यान देना है, ये जो देख रहे हैं ये हमारा पठारी इलाका है, और पठारी इलाका क्या ढाल, जैसे मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, इस पठार का ढाल पूरब की तरफ है, इस पठार का ढाल पूरब की तरफ है। यही कारण है कि आपकी जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बीच में पेन्नार है, उसके बाद जो है छोटी छोटी नदियां और है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर उसके बाद माही है, मान लीजिए
नहीं सॉरी, महानदी है। तो ये जो नदियां हैं सब जाती है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मतलब ये कि इस पठार का ढाल पूरब है, इस पठार का ढाल पूरब है, इसलिए यहां की सभी नदियां पूरब जाती हैं। जैसे देखिए कैसे इसको समझेंगे, ये मान लीजिए हमारा पठार है, इधर पानी, इधर पानी, ये हमारा पठार है। ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये है पूर्वी घाट पर्वत। यहां से ढाल देखेंगे तो इधर है, यहां से ढाल पूरब जा रहा है, ठीक, यानी पठार का ढाल पूरब है। और यह जो कगार देख रहे हैं ये भ्रंश कगार, जो पश्चिमी घाट का भ्रंश कगार है। तो यहां से छोटी 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 भ्रंश कगार पर से नदियां उतरती हैं, ठीक, और आकर के अरब सागर में गिर जाती हैं, जो ये नदियां हैं। तो लेकिन एक चीज इसमें ये जानना है, जैसे आपका ये नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां मध्य से निकलती हैं, इस हमारे प्रायद्वीपीय पठार पर मध्य भाग से निकलती हैं, लेकिन ये जो है पश्चिम बहती हैं, जबकि इनको बहना चाहिए पूरब। क्यों? क्योंकि पठार का ढाल तो पूरब है, लेकिन ये पश्चिम बहती है। कभी कभी प्रश्न आता है कि वो कौन सी नदियां हैं जो ढाल के विपरीत बहती हैं, ठीक है। तो जैसे पठार का ढाल तो इधर है, लेकिन ये दोनों नदियां इधर बहती यानी पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि यह दोनों नदियां जो है, यह दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। जैसे क्या है, मान लीजिए ये जमीन, यहां का मान लीजिए भाग धंस गया, नीचे चला गया, ठीक, ये यहां से ऐसे हो गया, एक भाग यहां धंस गया तो ये भी नीचे चला गया, यानी ये भाग नीचे गया और ये भाग नीचे चला। इसको कहते हैं हम लोग भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, ठीक। तो यहां मान लीजिए नर्मदा है और यहां आपकी ताप्ती, यानी नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती हैं। और जो ये नीचे का जो ये तलहटी है, ये घाटी का नीचे का जो तलहटी है, इस तलहटी का ढाल यानी इस भ्रंश घाटी का ढाल पश्चिम दिशा में है। इस भ्रंश घाटी का ढाल यानी नर्मदा और ताप्ती जो भ्रंश बना, जो नीचे जमीन बैठ गई, उस भ्रंश के नीचे तलहटी का ढाल जो है, जो भ्रंश है, उस भ्रंश का ढाल पश्चिम दिशा में है। इसीलिए नर्मदा और ताप्ती इस प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के विपरीत पश्चिम दिशा में बहती हैं। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये कि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसीलिए पश्चिम दिशा में आती हैं। अगर भ्रंश घाटी नहीं होती तो ये दोनों नदियां पूरब दिशा में जाती, राइट। तो ये तो रही कुछ बेस बात। अब हम लोग शुरू करते हैं, इन नदियों के बारे में चर्चा एक एक करके कर लेते हैं। यह है आपकी लूनी नदी। तो जो लूनी नदी है, लूनी नदी आपके रेगिस्तानी क्षेत्र से निकलती है। ये अरावली पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। लूनी नदी अरावली पर्वत में, लूनी नदी अरावली पर्वत में नाग पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? लूनी नदी नाग पहाड़ियों से निकलती है। अरावली का जो है एक हिस्सा है जिसको हम लोग नाग पहाड़ी कहते हैं। लूनी नदी नाग पहाड़ियों से निकलती है अजमेर होते हुए। उसके बाद सांभर झील रास्ते में पड़ती है। सांभर झील होते हुए, अजमेर होते हुए यानी सांभर झील होते हुए यह आती है और कच्छ के रण यानी गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। मतलब यह नदी जो है सागर तक नहीं पहुंच पाती है, यह कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है वह भारत की कौन सी नदी है जो सागर तक नहीं पहुंच पाती है, वो है लूनी नदी। लूनी को जो है प्राचीन समय में जो है, प्राचीन समय से ही उसका एक और नाम है लवणवती। लूनी को जो है लवणवती भी कहा जाता है।
और लूनी एक ऐसी नदी है कि कुछ दूर तक इस नदी का जल मीठा जल होता है, फ्रेश वाटर, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इसका जल खारा हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल खारा और मीठा दोनों होता है। यानी शुरुआत में जब यह नाग पहाड़ी से निकलती है तो इसका जल मीठा होता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब रेगिस्तान में कुछ दूर जाती है तो इसके जल में खारापन की मात्रा आ जाती है। यानी यह एक ऐसी नदी है जिसमें मीठा जल और उसके बाद खारा जल दोनों जल पाया जाता है। तो यह है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी को एक और नाम दिया जाता है सागरमती। याद रखिएगा, लूनी को ही सागरमती नदी भी कहते हैं। लूनी को ही सागरमती नदी भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 495 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। और यह जो है भारत की ऐसी नदी है जो आगे जाती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, सागर तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये हमारी लूनी की चर्चा हो गई। अब हम देखते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी भी राजस्थान में, साबरमती नदी भी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से ही निकलती है और राजस्थान में उदयपुर की मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर की मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर कौन सी पहाड़ी है? मेवाड़ पहाड़ी। मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है। मतलब साबरमती जो है यहां उदयपुर जिला है जहां मेवाड़ पहाड़ी है, वहां से निकलती है साबरमती। और दक्षिण दिशा में जब ये चलती है तो उसके बाद आगे चलकर इस पर जो है अहमदाबाद, गुजरात का प्रमुख शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, यानी यहां अहमदाबाद और गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जैसा कि आप जानते होंगे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है और गांधीनगर आपके गुजरात की राजधानी है। दोनों शहर जो है आपके साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा साबरमती के तट पर ही गांधी आश्रम यानी जहां, जिसको सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं, जहां गांधी जी ने अपने रहने की व्यवस्था की थी, जहां से वो भारत की आजादी के लिए लड़ाई की शुरुआत किए थे। तो यही साबरमती है जिसको कहा जाता है साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इसी पर उन्होंने एक आश्रम अपने बनाया था जिसको गांधी आश्रम कहते हैं। यानी साबरमती नदी के तट पर जो है आपका आपको याद रखना है, एक अहमदाबाद, दूसरा गांधीनगर और गांधी जी का गांधी आश्रम, आपको जिसको सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। तो ये तो रही बात साबरमती नदी की। साबरमती नदी को गुजरात में प्रदूषित नदी भी कहते हैं। साबरमती नदी को गुजरात में प्रदूषित नदी भी कहते हैं। और गुजरात में ही साबरमती नदी पर जो है एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम है धरोही बांध। धरोही बांध। वैसे बांधों का चैप्टर हमारा एक अलग होगा, चर्चा की बात थी तो उसमें बात हो गई कि जो है साबरमती जो है आपके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, साबरमती आपके जो है उदयपुर में मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण जब जाती है, जब गुजरात में जाती है तो उसके किनारे जो एक अहमदाबाद है शहर, दूसरा जो है गांधीनगर है, उसके बाद गांधी आश्रम है और उसके बाद जा करके जो है साबरमती खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह गुजरात की जो है प्रदूषित नदी कही जाती है और सही माने तो गुजरात की जीवन रेखा भी कही जाती है, क्योंकि गुजरात की मुख्य नदी है साबरमती नदी। ठीक है, तो ये तो रही बात साबरमती की बात। अब आते हैं हम लोग माही की चर्चा कर लेते हैं। तो ये रेड कलर में जो मैंने बना रखा, ये रेड, ये जो है आपका विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है बेटा? विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में ही, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में ही एक जिला है, धार जिला है। और धार जिले में एक मिंडा ग्राम स्थान है।
जहां से जो है माही नदी निकलती है, यानी मध्य प्रदेश के धार जिले में। धार जिला है और कौन सा स्थान है यहां पर? मिंडा ग्राम। मिंडा ग्राम स्थान से ये निकलती है, उत्तर दिशा में जाती है। जब उत्तर दिशा में जाती है तो यह नदी जो है आपके यह जो क्षेत्र देख रहे हैं, यह क्षेत्र, यह जो है आपका राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और राजस्थान में जाने के बाद यह नदी फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और यह नदी आकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी मध्य प्रदेश से निकलती है, धार जिले से, धार जिले के मिंडा ग्राम से उत्तर दिशा में जाती है और यह राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान के बाद यह नदी जो है फिर दक्षिण मुड़ करके आती है और आपके जो है गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बस इसके विषय में एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि यह एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह एक ऐसी नदी है माही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चर्चा की बात आ गई तो इसमें मैं आपको बता दूं कि विश्व में अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा को, जैसे ये आपका जो है ग्लोब है, हम लोग अफ्रीका में ही समझ लेते हैं, ये मान लीजिए अफ्रीका है। अफ्रीका है, अफ्रीका के मध्य से जो है ये एक रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। तो यहां एक देश है जिसका नाम है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य से एक कांगो नदी निकलती है और कांगो नदी जाती है उत्तर दिशा में, उसके बाद वो भी दक्षिण मुड़ते हुए भूमध्य रेखा को काटती है। इस कांगो नदी को ही जो है जायरे नदी भी कहते हैं, जो कि कांगो गणराज्य जो देश है उसके कटंगा पठार से निकलती है। यह जो है आपकी कांगो नदी, यानी कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और यहां पर एक मकर रेखा है, जो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी है जो 2 बार काटती है। यानी देखिए, भूमध्य रेखा को जायरे नदी यानी कांगो नदी, मकर रेखा को अफ्रीका में ही लिम्पोपो नदी, और कर्क रेखा को भारत में माही नदी 2 बार काटती है। बस इसके विषय में आपको यही ध्यान रखने की जरूरत है। माही भी आकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अब आते हैं हम लोग नर्मदा की चर्चा कर लेते हैं। नर्मदा नदी जो है, जैसा कि मैं पहले ही बताया, भ्रंश घाटी में बहती है, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर के यह जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये भ्रंश है। ये क्या है? ये भ्रंश है। ये सब क्षेत्र क्या है? ये भ्रंश घाटी है और भ्रंश घाटी में बहती है। यानी क्लियर हो गया कि नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। अब देखते हैं नर्मदा जो है ये नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और नर्मदा के दक्षिण में ये सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है। ये पश्चिम वाले भाग को हम लोग कहते हैं राजपीपला, और बीच वाले भाग को कहते हैं हम लोग महादेव। उसके बाद सबसे पूर्व वाले भाग को कहते हैं हम लोग मैकाल। यानी राजपीपला, महादेव और मैकाल पर्वतों में मैंने पढ़ा दिया है इसको। राजपीपला, महादेव और मैकाल, यानी सतपुड़ा की ये पूरी रेंज सतपुड़ा कहते हैं, लेकिन ये पार्ट है इसके राजपीपला है, ये बीच वाला महादेव और ये जो है मैकाल। तो मैकाल पर्वत में अमरकंटक चोटी है। मैकाल पर्वत में अमरकंटक चोटी है जहां से नर्मदा नदी निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए आकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नर्मदा अरब सागर में जल गिराने वाली तीसरी, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा अरब सागर में, यानी इस अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी नर्मदा है।
और दक्षिण के पठार के पूरे पठार की नदियों की बात अगर की जाए तो नर्मदा लंबाई के हिसाब से तीसरे नंबर पर आती है। क्यों? क्योंकि जो है पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ये दूसरे स्थान पर कृष्णा है और तीसरे स्थान पर जो है नर्मदा का स्थान आ जाता है। यानी अगर पूरे पठार क्षेत्र में देखा जाए तो उस हिसाब से नर्मदा जो है लंबाई के हिसाब से तीसरे नंबर पर आती है। पहले पर आता है गोदावरी, दूसरे पर कृष्णा और तीसरे पर नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी नर्मदा है। पठार की नदियों में तीसरे नंबर पर नर्मदा है। पहले नंबर पर गोदावरी, दूसरे नंबर पर कृष्णा और तीसरे नंबर पर नर्मदा। इसके बाद यह नदी जो है, इस नदी की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहां पड़ता है और उसके बाद गुजरात, तो यानी 3 राज्यों से होकर बहती है। और अगर सबसे ज्यादा लंबाई देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसकी लंबाई है। नर्मदा की लंबाई जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है नर्मदा। नर्मदा के तट पर देखा जाए तो यहां एक जबलपुर शहर है। मध्य प्रदेश में एक जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पर है और उसके बाद गुजरात का शहर है यहां भरूच, यानी एमपी में जबलपुर और गुजरात में भरूच, जिसको भड़ौच भी कहते हैं, भरूच। तो यहां गुजरात में जो है भरूच है और यहां पर जबलपुर है। यानी नर्मदा नदी के तट पर ये दोनों शहर हैं। और कुछ इसकी विशेषताएं जैसे हम लोग देखना चाहें तो पूरब से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूरब से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में बनाया गया है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाया गया है, जहां से जो है नर्मदा नहर निकाल करके और गुजरात होते हुए राजस्थान तक सिंचाई की जाती है। जो सरदार सरोवर परियोजना बनाया गया है उससे नर्मदा नहर निकाल करके गुजरात होते हुए राजस्थान तक सिंचाई की जाती है इससे। ये तो हो गई बात सरदार सरोवर की। इसके अलावा अगर इस पर देखा जाए तो नर्मदा पर जो है जबलपुर में, नर्मदा पर जबलपुर में जो है भेड़ा घाट के संगमरमर पर एक खूबसूरत जलप्रपात बनाती है। नर्मदा जो है जबलपुर में भेड़ा घाट के संगमरमर पर, जैसे मान लीजिए ये संगमरमर है, ठीक है, ये संगमरमर है। तो यहां से जब नदी जाती है तो यहां गिरती है, उसके बाद नदी इधर जाती है। तो ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, ये पत्थर, इसी को कहते हैं भेड़ा घाट। यानी नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट की संगमरमर पर एक खूबसूरत जलप्रपात बनाती है, एक खूबसूरत जलप्रपात बनाती है, जिसको धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात कहते हैं। इसी को कहते हैं धुआंधार या कपिलधारा, इसी को कहते हैं कपिलधारा जलप्रपात। क्यों? क्योंकि यह सफेद संगमरमर पर से होकर के नदी गिरती है और जाती है। तो जब नदी गिरती है तो जब उसके पानी छिटकते हैं तो एकदम सफेद दूध की तरह दिखाई देते हैं और वो जो ऐसे लगता है कि धुआं जैसे दिख रहा हो दूर से, इसलिए इसका नाम जो है धुआंधार जलप्रपात। यानी कभी भी आपसे पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। एक और जलप्रपात है येना जलप्रपात, एक छोटा सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में और है, उसका नाम है येना जलप्रपात। इसको भी याद रखने की
जरूरत है। तो ये तो आपका जो है इसी पर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में जो है बनाया गया है अभी हाल ही में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसे जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और भ्रंश घाटी में यह बहती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये तो हो गई बात, चर्चा हो गई हम लोगों की नर्मदा की। अब हम लोग ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं। यह है ताप्ती नदी, यह है ताप्ती नदी। तो मैंने आपको बताया कि ये राजपीपला, ये महादेव और ये मैकाल। महादेव के दक्षिण में ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है महादेव के दक्षिण में ये जो क्षेत्र है, ये बैतूल का पठार है। महादेव पहाड़ी के दक्षिण में बैतूल का पठार है और जो बैतूल का पठार है वहां पर मुल्ताई नामक स्थान से, कौन सा? मुल्ताई, मुल्ताई नामक स्थान से जो है आपकी जो है ताप्ती नदी निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए यह भी आकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह भी यानी ताप्ती भी भ्रंश घाटी में बहती है। अगर कभी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत है। ताप्ती के उत्तर में सतपुड़ा और ताप्ती के दक्षिण में यह अजंता की पहाड़ियां हैं। ताप्ती के दक्षिण में सतपुड़ा और ताप्ती के दक्षिण में अजंता की पहाड़ियां, ताप्ती के उत्तर में सतपुड़ा और ताप्ती के दक्षिण में अजंता की पहाड़ियां हैं और बीच में ये भ्रंश है, इसी भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती के मुहाने पर एक प्रसिद्ध शहर है सूरत। ताप्ती नदी के मुहाने पर एक प्रसिद्ध शहर है सूरत और इस सूरत है, मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। इसके मुहाने पर सूरत शहर है। अगर देखा जाए तो ये भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है और इस पर जो है देखा जाए तो उकाई और काकरापारा, उकाई और काकरापारा, काकरापारा दो जल विद्युत परियोजनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं जो ताप्ती नदी पर बनाई गई हैं। ताप्ती नदी पर उकाई और काकरापारा दो जो है बहुत प्रसिद्ध जो है बिजली उत्पादन के केंद्र हैं। ठीक है, यहां पर जो है जो ताप्ती नदी पर बनाया गया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ताप्ती नदी भी जो है 3 प्रदेशों से होकर बहती है। जैसे आपकी जो है नर्मदा जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में आती है, वैसे ही आपकी ताप्ती भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पर गिरती है? सूरत के पास। ये सूरत है, ठीक, खंभात के खाड़ी के पास जो है जहां ताप्ती नदी गिरती है उस मुहाने के पास ही सूरत शहर बसा हुआ है। अगर इसकी कुल लंबाई देखी जाए तो 724 किलोमीटर है। ताप्ती की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जबकि अगर देखा जाए नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर और ताप्ती की कुल लंबाई 724 किलोमीटर। अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती है। अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती है। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा और दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती। तो ये तो बात हो गई इन नदियों का। अब इसके अलावा छोटी छोटी नदियां हैं जो इस सह्याद्री जो पर्वत है, यानी पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। तो इस सह्याद्री पर्वत पर जो है छोटी छोटी नदियां हैं, उसको भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। लेकिन आप लिखने के लिए आप इस तरह से लिख लीजिए, जैसे कुछ छूट रहा है। गुजरात में केवल नाम पूछा जाता है,
गुजरात में सतरंजी नदी, सतरंजी नदी, और एक भांदर नदी, भांदर नदी। तो ये गुजरात का ये सौराष्ट्र क्षेत्र बोला जाता है। ये कच्छ का रण है और ये गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है, जहां पर जो है ये भांदर नदी है और एक जो है ये सतरंजी नदी है। तो गुजरात में हो गया, सतरंजी नदी नाम याद रखना है, भांदर नदी नाम याद रखना है। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो गोवा में मांडवी और जुआरी, दो नदियों का केवल नाम आप याद रखिए। हैं तो और भी नदियां, लेकिन दो ही नाम आप याद रखिए, दो ही अक्सर पूछी जाती है परीक्षाओं में। तो ये मांडवी हो गया और जुआरी हो गया। थोड़ा सा मांडवी की चर्चा हो जाए यहां पे, क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे मांडवी नदी, ये गोवा है, मान लीजिए ये गोवा है आपका, ये गोवा, ठीक है। तो जो ये मांडवी नदी आ रही है कर्नाटका क्षेत्र से आती है। मांडवी नदी कर्नाटका क्षेत्र से आती है और कर्नाटका में एक स्थान है बेलगांव, ठीक है। कर्नाटका में बेलगांव से ये मांडवी नदी आती है, ठीक, और गोवा में बहते हुए आकर के अरब सागर में गिर जाती है। मांडवी की दूसरी विशेषता यह है कि मांडवी को जो है गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। मांडवी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं और इसकी राजधानी गोवा की राजधानी पणजी मांडवी के तट पर है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी के तट पर है। अब बात कर लेते हैं जुआरी की। जुआरी भी कर्नाटका से ही आती है, लेकिन बहुत कम दूरी कर्नाटका में तय करती है, या मुख्य रूप से जो है इसकी ज्यादातर लंबाई जो है आपके गोवा में ही है। और मैं आपको बता दूं, गोवा की जो है ये सबसे लंबी नदी है। जुआरी जो है गोवा की सबसे लंबी नदी है और इसी के मुहाने पर जो है मारम गोवा बंदरगाह है। जुआरी नदी के मुहाने पर जो है मारम गोवा बंदरगाह है। और गोवा की सबसे लंबी नदी जुआरी और गोवा की जीवन रेखा मांडवी। मांडवी के तट पर पणजी शहर है जो गोवा की राजधानी है, जबकि जुआरी के मुहाने पर मारम गोवा बंदरगाह है। बस इतना ही याद रखना है दोनों नदियों के बारे में। अब आते हैं हम जरा शरावती की चर्चा कर लेते हैं। ये कर्नाटका की नदियां हैं, ये शरावती और गंगावेली। शरावती यानी कर्नाटका में कौन कौन भैया? कर्नाटक, कर्नाटक में शरावती और गंगावेली। गंगावेली, कर्नाटक में शरावती और गंगावेली। जो शरावती नदी है ये कर्नाटका में शिमोगा जिले से निकलती है। शरावती नदी कर्नाटका के शिमोगा जिले में अंबु तीरथ नामक एक छोटा सा स्थान है जहां से निकलती है। वैसे शिमोगा पूछा जाता है, शिमोगा आप याद रखिएगा। और दूसरी बात, ये शरावती चर्चा में रहता है इसलिए कि शरावती नदी पर जो है एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। शरावती पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात, ठीक। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई से जल गिराने वाला ये जलप्रपात है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई से जल गिराने वाला जलप्रपात की बात अगर की जाती है तो जोग जलप्रपात है। इसी को हम लोग जोग को ही गरसोपा भी कहते हैं। जोग को ही गरसोपा, जोग को ही गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं। और इसके अलावा महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसी का नाम है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसी को कहते हैं। यानी शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, यानी उसी को गरसोपा भी कहते हैं और उसी को महात्मा गांधी, यानी जोग के तीन नाम है, जोग, गरसोपा और महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई से जल गिराने वाला जलप्रपात जोग प्रपात है। अब बात आ गई तो चर्चा हो जाए। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात भारत का कौन है, तो वहां अब ये जोग नहीं होगा, कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात। ये भी जो है
आपके कर्नाटक में ही है और ये बराही नदी पर है, वराही नदी। इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर समझिए। एक जलप्रपात है कुचिकल और एक है जोग, दोनों में अंतर क्या है? ये मान लीजिए कि यहां से जो है पानी आकर के जो है गिर रहा है नीचे, तो यहां से लेकर के और यहां तक जो ऊंचाई है ये जोग की जो है 271 मीटर है। 271 मीटर, यानी 271 मीटर ऊंचा से जल गिरता है जोग जलप्रपात में। ठीक, तो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई से जल गिराने वाला जलप्रपात जोग जलप्रपात हो गया। ठीक, दूसरा कुचिकल, मान लीजिए कुचिकल की बात है तो कुचिकल जो है खूब ऊंचे क्षेत्र पर, ऊंचे क्षेत्र पर जो है जल गिराता है, यानी ऊपर स्थित है। जोग जलप्रपात की अपेक्षा ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, भले ही वो केवल 10 मीटर ही जल गिराता हो, चाहे 20 मीटर ही जल गिराता हो, लेकिन समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखा जाए तो कुचिकल की ऊंचाई ज्यादा है और वो ज्यादा ऊंचाई पर वो जलप्रपात है। भले ही वो केवल 10 मीटर जो है, 15 मीटर चाहे 20 मीटर जल गिराता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है और सबसे ज्यादा ऊंचाई से जल गिराने वाला जलप्रपात जोग जलप्रपात। मुझे यकीन है कि आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अब गंगा वैली का सिर्फ आपको नाम याद रखना कि कर्नाटका में शरावती नदी के बाद एक गंगा वैली नदी भी है। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है गंगा वैली किस प्रदेश की नदी है, तो कर्नाटका की नदी है। बस इसमें इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है। अब आते हैं केरल में। केरल में एक भरत पूजा नदी है, उसके बाद पेरियार है और पंबा है। थोड़ा भरत पूजा के बारे में समझ लेते हैं। भरत पूजा जो है नीलगिरी की पहाड़ियों से नीचे आती है और यहां पर इसे पुन्नी नदी भी कहते हैं। केरल में इसे पुन्नी नदी भी कहते हैं और इसे नीला नदी भी कहते हैं। केरल में इसे नीला नदी भी कहते हैं। रही बात पेरियार की, तो पेरियार भी केरल की नदी है और पेरियार को जो है केरल की जीवन रेखा कहते हैं। पेरियार को केरल की जीवन रेखा कहते हैं। और इस पेरियार पर जो है, पेरियार पर ही एक इदुक्की बांध बनाया गया है। पेरियार पर एक इदुक्की बांध बनाया गया है, पेरियार पर ही। तो बांधों का चैप्टर एक हमारा अलग होगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। केरल की सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो भरत पूजा, और दूसरी सबसे लंबी नदी पेरियार है। केरल की सबसे लंबी नदी देखा जाए तो भरत पूजा और दूसरी सबसे लंबी नदी देखा जाए तो पेरियार है। पेरियार को केरल की जीवन रेखा कहते हैं, बस इतना आपको याद रखने की जरूरत है। और ये पंबा नदी है। पंबा की कोई खास विशेषता नहीं है। पंबा के तट पर एक सबरीमाला जो है टेम्पल है, यानी मंदिर है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है जीएस में कि सबरीमाला मंदिर केरल का जो है वो किस नदी के तट पर है, तो पंबा नदी के तट पर है। और जो पंबा नदी है, यहां पर एक बेम्बानाड झील है। बेम्बानाड झील है केरल में, जो एक लैगून झील है। पंबा नदी उसी लैगून झील में आकर के गिरती है। पंबा नदी लैगून झील में आकर के गिरती है। तो ये तो रही मित्रों अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की नदियां। अगर एक विशेषता मैंने आपको बताना भूल गया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं सब डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सब डेल्टा बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? सब डेल्टा बनाती हैं।
लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है एस्चुअरी बनाती हैं। जो अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो एस्चुअरी बनाती हैं। क्या बनाती है? एस्चुअरी, जिसको हिंदी में जो है ज्वार नद मुख कहते हैं। ज्वार नद मुख कहते हैं। मतलब जैसे यहां की नदियां सागर से पहले मान लीजिए ये सागर है, तो सागर से पहले जब नदी कई भागों में बढ़ जाती है तो इसको हम लोग ज्वार कहते हैं, सॉरी डेल्टा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? हम लोग डेल्टा कहते हैं। लेकिन इधर की नदियां डेल्टा नहीं बनाती, वो सीधे जो है आती हैं, मान लीजिए सागर है और सीधे आती है वो सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो यहां डेल्टा नहीं बनता, तो इसको हम लोग कहते हैं एस्चुअरी। बस इतना ही समझिए, बाकी बातें जो है अगला चैप्टर हम लोगों का होगा, संभवतः झीलों का चैप्टर होगा, जिसमें हम आपको झील को जो अच्छी तरह समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा चैनल बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।